is Radhika Gaur with the session number first of your chapter Diversity in Living Organisms. तो अभी हम यहाँ पे सेशन नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं in which we are gonna discuss about what is diversity in living organisms. That is, इस सेशन में हमने इंट्रोडक्शन इंक्लूड किया है जिसमें हम स्टडी करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का मीनिंग क्या है, क्या क्या इस सेशन में और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे. So let's start our session with the introduction. As we all know, this world contains from the massive elephant to the transparent jellyfish. ये जो वर्ल्ड है, जो हमारा वर्ल्ड है, जो दुनिया है, उसमें काफी सारे वेराइटीज के एनिमल्स, प्लांट्स एंड ऑल प्रेजेंट रहते हैं. जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो काफी प्रेजेंट रहते हैं. हर टाइप के मिलेंगे, हर शेप के मिलेंगे. जैसे एक बहुत बड़े हाथी से लेके एलिफेंट से लेके एक ट्रांसपेरेंट जेलीफिश तक हमें देखने को मिल जाती है. Worms on the one side of the color, worms on the one side to the colorful worms other side. एक साइड पे हमें worms देखने को मिल जाते हैं, दूसरी साइड पे हमें वही कलरफुल वर्ड्स देखने को मिल जाती हैं. Numerous lakh centipedes to the 2 lakh human exist. जिसके काफी सारे लैक्स होते हैं, ऐसे सेंटीपीड्स भी देखने को मिल जाते हैं, जबकि जहाँ पे सिर्फ 2 लैक्स प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज ह्यूमन बींग्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं. द थिंग इज दैट ये वर्ल्ड काफी बड़ा है. वर्ल्ड के बड़े होने के साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म की वेराइटीज भी काफी बड़ी हैं. हर एक वेराइटी का यहाँ पे ऑलमोस्ट एनिमल या वी कैन से लिविंग बीइंग अवेलेबल है. द थिंग इज दैट कि हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करें, कैसे हम उनको पहचान बनाएं. यदि इतनी सारी वेराइटीज को हम अलग अलग स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो इट विल जस्ट बिकम इम्पॉसिबल टू अस लर्न देम आउट. उन्हें समझना, उनकी प्रॉपर्टीज को समझना, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना हमारे लिए जस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा. Therefore, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करती है, बट जो डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है उसको हम कैसे इजी वे में समझ सकते हैं, कैसे इजी वे में उनकी क्लास, फैमिलीज बना सकते हैं, किंगडम्स बना सकते हैं, जिसके थ्रू हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर पाए. दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट. क्लियर? So the thing is that it can be concluded that the living organisms are diverse in order to study them. It is necessary to classify them in different groups on the basis of similarities and differences. क्लियर हो गया हम क्योंकि डाइवर्सिटी हमने देखी, काफी सारी वेराइटीज के एनिमल्स, लिविंग बीइंग्स प्रेजेंट रहते हैं. सो द थिंग इज दैट जब हमने ये कंक्लूड कर लिया कि काफी टाइम जो डाइवर्सिटी है वो काफी वाइड एरिया में प्रेजेंट है, वाइड वेराइटीज प्रेजेंट है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो ये नेसेसरी हो गया कि हम उन्हें क्लासिफाई कर दे डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट केमिकल आई मीन टू से डिफरेंट उनकी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के बेसिस पे हम उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दे. जैसे अभी केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट एटम्स को, एलिमेंट्स को उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिफरेंट ग्रुप्स में प्लेस कर देते हैं हम. सेम यहाँ पे क्या करते हैं, हम डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए हमने, जिनमें हमने जो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं उनके बेसिस पे जो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है उन्हें एक जगह इकट्ठा करके रख दिया, ताकि उनकी जो स्टडी है, उनकी ग्रुप्स की स्टडी हो जाएगी, तो इजीली स्टडी हो जाएगी कि इस ग्रुप का लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होगी. Therefore, to make our study easy, we made them classify into different groups on the basis of similarities and differences. Clear? Now the thing is, what is biodiversity? Actually, the variation amongst the living beings, which differs from each other in varied character to a lesser or a greater extent, is known as biological diversity or biodiversity. Biodiversity होती क्या है, जो डिफरेंट लिविंग बीइंग्स प्रेजेंट हैं उनमें क्या होते हैं, उनमें वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? उनमें जो वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं वो छोटे मोटे वेरिएशन भी हो सकते हैं, दैट इज कुछ ही एक्सटेंट पे वो आई मीन टू लेसर एक्सटेंट पे एक दूसरे से डिफरेंट हो, या फिर ग्रेटर एक्सटेंट पे एक दूसरे से डिफरेंट हो. द थिंग इज दैट जो लिविंग बीइंग्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट रहते हैं. उनका जो ये वेरिएशन होता है इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, और वी कैन से देम आल्सो दैट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. क्लियर? बायोडाइवर्सिटी एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दोनों ही एक चीज होते हैं, एक ही टर्म्स होते हैं जो यूज होते हैं टू term those elements, those living beings which are differs from each other in valid characters. Clear? So the thing is, अब biodiversity के बारे में हमने स्टडी कर लिया. The thing is that जो मेगा डाइवर्सिटी है उसके रीजन्स कहाँ अवेलेबल है. There are some warm and humid tropical regions of the earth between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn
where there is a rich diversity of plants and animals. कुछ रीजंस हैं, कुछ वार्म एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजंस हैं अर्थ पे, जैसे जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उनके बीच में, जहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनमें रिच डाइवर्सिटी पाई जाती है। वहाँ के जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वहाँ पे काफी ज्यादा डाइवर्स रहते हैं, दैट इज वो काफी डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की जो वेराइटीज हैं वो हमें वहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। These areas are known as region of megadiversity और इन्हीं एरियाज को हम क्या बोलते हैं, region of megadiversity। megadiversity stand for ऐसी डाइवर्सिटी, मतलब जो डाइवर्सिटी है जहाँ पे एक लार्जर एक्सटेंट में हो, उस रीजन को हम बोलेंगे रीजन ऑफ मेगाडाइवर्सिटी। क्लियर? सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट जो क्लासिफिकेशन हुआ, अब क्लियर बात हो गई कि जो भी हमारे एनिमल्स हैं, जो भी हमारे प्लांट्स हैं, दैट इज जो भी हमारे लिविंग बीइंग्स हैं, हमें उन्हें डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स में, स्पीसीज में, आई मीन टू से डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट उनका हमें करना था। द थिंग इज दैट अब जो अरेंजमेंट हमें करना था उसका बेसिस क्या रहेगा, किस बेस पे हम क्लासिफाई करेंगे, थिंक ना। ऑब्वियसली जैसे हमने ह्यूमंस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, वो ह्यूमंस जो डार्क कलर्ड होते हैं और वो ह्यूमंस जिनका कलर ब्राइट होता है, सेम जिनकी हाइट स्मॉल होती है, जिनकी हाइट लॉन्ग होती है, और भी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो गर्ल्स हैं वो अलग, जो बॉयज हैं वो अलग। द थिंग इज दैट जो मेन चीज मैटर खुद रहता है वो ये रहता है कि जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो हमें डिटरमाइन करना था। तो फॉर क्लासिफिकेशन का हमने क्या बेसिस लिया, द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स और सेट ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को अरेंज कर दें ग्रुप्स में या सेट्स में on the basis of their similarities and differences। अब हर चीज में कुछ लोग होंगे जिनमें सिमिलैरिटीज होंगी, वहीं पे कुछ चीजें होंगी जिनमें डिसिमिलैरिटीज होंगी, डिफरेंसेस होंगे। वही सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे यदि ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट डिफरेंट सेट्स में यदि अरेंज कर दिया जाए तो उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लियर? It is based on characteristics which occur in certain groups of organisms that makes them different from other groups। ये किस बेस पे कि ये इसका बेसिस ये रहता है, ये उन कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड रहता है जिसमें जो सर्टेन ग्रुप्स हैं उन ऑर्गेनिज्म को दूसरे ग्रुप से उन्हें डिफरेंस बनाए। जैसे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से डिफरेंट बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं दोनों डिफरेंट कैसे हैं, जो प्लांट्स हैं वो अपना ओन फूड क्रिएट करते हैं, दैट इज वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जबकि जो ह्यूमंस हैं वो दूसरे लोगों पे, जो एनिमल्स हैं वो दूसरे ऑटोट्रोप्स पे डिपेंड रहते हैं, दैट इज वो अपना फूड खुद क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये क्या हुई, फूड क्रिएटिंग की एक हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। उसके बेसिस पे हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में प्लांट्स और एनिमल्स को रख दिया, क्योंकि प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक थे, वो अपना फूड खुद बना पा रहे थे, जबकि जो एनिमल्स हैं वो हेटेरोट्रॉपिक हैं, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे। देयरबाय हमने क्या किया, उनको डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे रख दिया। तो बेसिस क्लासिफिकेशन का यही था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बेसिस पे हमें जो ऑर्गेनिज्म है उनकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे उन्हें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में प्लेस करना था। Actually, Greek scientist Aristotle classified animals according to their habitats as to whether they lived on land, water or in air। एक साइंटिस्ट हुए थे एरिस्टोटल, वो ग्रीक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया, उन्होंने एनिमल्स को उनकी हैबिटेट्स के अकॉर्डिंगली क्लासिफाई किया, दैट इज वेदर दे लिव्ड ऑन अर्थ, यदि वो लैंड पे रहते हैं तो एक ग्रुप में, वाटर में रहते हैं तो एक ग्रुप में, और यदि एयर में रहते हैं तो एक ग्रुप में। क्लियर? तो उन्होंने एनिमल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, आई मीन ऐसे डिवाइड किया कि जो लैंड पे रहते हैं वो अलग ग्रुप में आ गए, जो वाटर में रहते हैं वो अलग ग्रुप में आ गए, और जो एयर में रहते हैं वो अलग ग्रुप में आ गए। क्लियर? तो ये किसने किया, ये एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग था। अब बात आती है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन है उसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस है क्या? As we know, there are several living things on the earth. It is not easy to study all of them one by one. Clear है? अभी हमारी अर्थ पे काफी सारे लिविंग बीइंग्स प्रेजेंट हैं, तो इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल टू स्टडी ऑल ऑफ देम वन बाय वन। यदि हम एक एक करके उनकी स्टडी करेंगे तो हमारे लिए कितना टिपिकल हो जाएगा। सपोज करो हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में जो स्पीसीज प्रेजेंट है हमें उनके बारे में स्टडी चलो हमने कर भी लिया। यदि हम फॉरेन कंट्री जाते हैं वहां पे कुछ अलग टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट होंगी, फिर उन स्पीसीज की स्टडी करने के लिए हमें एक और क्राइटेरिया डिसाइड करना पड़ेगा। द थिंग इज दैट यदि हम वर्ल्ड में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको वन बाय वन स्टडी करने की कोशिश करें तो इट विल जस्ट बिकम इम्पॉसिबल। क्लियर? तो फॉर दिस
they have kept in different groups based on similarities and differences, making their study systematic, easy and quick. एंड इसीलिए जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या किया गया, उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में प्लेस कर दिया गया, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में उन्हें डिवाइड कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनकी जो स्टडी है वो पहले तो सिस्टमैटिक हो जाएगी, सेकंड इजी हो जाएगी, थर्ड क्विक हो जाएगी। इसे भी एग्जांपल के लिए देखिए, इंडिया में भी प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों प्रेजेंट है और फॉरेन में भी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों प्रेजेंट है। यदि हम प्लांट के और एनिमल्स को हमें ये नहीं पता होता कि दोनों ऑटोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिक के होने की बेसिस पे अलग अलग ग्रुप्स में प्लेस हैं, तो हम प्लांट्स को अलग पढ़ रहे होते हैं, एनिमल्स को अलग पढ़ रहे होते हैं। फॉरेन में जाते हैं, वहां के जो प्लांट्स हैं उनको फिर हम अलग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस ग्रुप में आएंगे और एनिमल्स से किस ग्रुप में आएंगे। मेन क्राइटेरिया इज दैट सारे जो लिविंग बीइंग्स हैं उनको हमने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया ताकि पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट इन ऑल द वर्ल्ड जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी स्टडी सिस्टमैटिक, इजी एंड क्विक हो जाए। क्लियर? Therefore we need the classification. Thus, the method of arranging organisms into groups or sets on the basis of similarities and differences is called classification. Classification क्या हुआ? वही जिसमें हम जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको उनके ग्रुप्स, उनके सेट्स में डिवाइड कर देते हैं on the basis of their similarities and differences. अब बताते हैं जो क्लासिफिकेशन है उसके एडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्ट, इट गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हमारे क्लासिफिकेशन रहेंगे वो क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें जो डाइवर्सिटी है उससे रिलेटेड वो उसके जो इंफॉर्मेशन है वो वहां से हम गेट कर सकते हैं। ऑल्सो इट मेक्स द स्टडी ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कन्वीनियंट। जैसे मैंने आपको बताया काफी सारी वेराइटी के हमारे वर्ल्ड में प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग बीइंग्स प्रेजेंट रहते हैं, तो उनकी जो स्टडी है, वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स की जो स्टडी है उसे भी कन्वीनियंट बनाने के लिए क्लासिफिकेशन एडवांटेज रखता है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन। जो क्लासिफिकेशन है इसके बेसिस पे हम जो इवोल्यूशन है उसके पैटर्न को भी इजीली समझ सकते हैं, एंड इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर बायोलॉजिकल साइंसेस like ecology, biography, biochemistry and other discipline of biology. सिर्फ क्योंकि क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ही हम जो बायोलॉजिकल साइंस की अदर ब्रांचेस हैं, इकोलॉजी हुआ, बायोजियोग्राफी हुआ, बायोकेमिस्ट्री हुआ और भी काफी डिसिप्लिन्स ऑफ बायोलॉजी हैं, उन सब की स्टडी हम इजीली और कन्वीनियंट फॉर्म में कर सकते हैं। क्लियर? नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर द क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन होता है उसके लिए कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड थे। फर्स्ट, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर। तो सेल स्ट्रक्चर है वो कितना कॉम्प्लेक्स है उसके बेसिस पे किया हमने क्लासिफिकेशन। सेकंड, बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ। थर्ड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ। फोर्थ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ। एंड फिफ्थ, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। वन बाय वन हम इसकी स्टडी करते हैं तो द कॉम्प्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे हुआ था। कॉम्प्लेक्सिबिलिटी डिपेंड्स ऑन वेदर द सेल इज यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। कॉम्प्लेक्सिटी का मीनिंग होता है कॉम्प्लेक्सिटी इस पे डिपेंड करती है कि जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। इन यूकैरियोटिक सेल्स द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट विद द न्यूक्लियस। ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है यूकैरियोटिक सेल्स में, which efficiently allowed isolated cellular process to be carried out। जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, इसकी वजह से जो आइसोलेटेड सेलुलर प्रोसेस है वो efficiently यूकैरियोटिक सेल्स में हो जाता है। While in prokaryotic cells the membrane bounded organelles are absent। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियस भी उसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। Therefore, the biochemical pathways are organized in different ways to facilitate different mode of cell division and ability to form multicellular structures। इसीलिए जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें यूकैरियोटिक की तरह फंक्शंस नहीं होते। इनमें जो हमारे बायोलॉजिकल पाथवेज होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनाइज होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट वेज में ऑर्गेनाइज होते हैं ताकि जो डिफरेंट मोड ऑफ सेल डिवीजन है वो फैसिलिटेट हो पाए और जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म करने की एबिलिटी है वो कंटिन्यूअसली एंड फंक्शनली वर्क कर पाए। क्लियर? सेकंड आता है हमारा द बॉडी स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड एज सिंगल सेल एज दे हैव ग्रुप ऑफ सेल्स दैट इज द बॉडी
structure changes the way the cell works. जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल भी हो सकते हैं और ग्रुप ऑफ सेल्स में भी हो सकते हैं. सिंगल सेल दैट इज यूनिसेल्युलर, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट इज मल्टीसेल्युलर. तो जैसे जितने नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, जैसी उनकी बॉडी स्ट्रक्चर रहेगी, वो भी जो सेल है उसके वर्क को डिटरमाइन करती है. एग्जाम्पल के लिए द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन बाय लेवर by forming tissue, organ and organ system, while यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म does not. इतना तो हम सभी जानते हैं ना कि जो हमारे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डिवीजन बाय लेवर होती है. दैट इज उसमें अलग अलग सेल्स, अलग अलग टिश्यू स्पेशलाइज रहते हैं अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए. जबकि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक ही सेल सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है, वहां पे कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं रहता है. नेक्स्ट आता है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आल्सो बेसिस क्लासिफिकेशन. जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये भी एक बेसिस है क्लासिफिकेशन का, अकॉर्डिंग टू विच ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप. मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म है वो दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद क्रिएट कर सकते हैं, खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक हुए. व्हाइल हेटेरोट्रॉफिक आर द ऑर्गेनिज्म्स व्हिच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते वो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, जैसे ह्यूमंस हुए. क्लियर? देयर बाय प्लांट्स और ह्यूमंस दो अलग कैटेगरीज हो गई ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नेक्स्ट आता है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी. जो बॉडी है उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे भी हमने क्लासिफाई किया. लेवल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस आर यूज्ड टू डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स. जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हैं उनके बेसिस पे जो ग्रुप्स में उन्हें डिवाइड किया गया. तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डिफर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. क्लियर है? जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग होता है. Plants have different types of tissue as compared to those of animals. Plants में tissues अलग present रहते हैं, जबकि animals में tissues अलग present रहते हैं. Example के लिए plants require anchorage while animals require mobility. जो plants हैं उनमें anchorage की जरूरत पड़ती है, जबकि जो animals हैं उन्हें किसकी जरूरत पड़ती है? उन्हें mobility की requirement पड़ती है. That is जो body organization है वो भी एक basis होता है classification. Clear? Next और last है हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा जो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना, और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है जो उनके फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे क्लासिफाई करना. एज द स्ट्रक्चर एंड द बॉडी डिजाइन वेरीज, द फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो चेंजेस. जैसे जैसे जो सब्सटेंस है या लिविंग बीइंग है उनकी स्ट्रक्चर या बॉडी डिजाइन चेंज होती है, उनके जो फंक्शंस होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं. एग्जाम्पल के लिए इन अमीबा द स्यूडोपोडिया आर प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन while in animals legs are present. जो अमीबा होता है सिंगल सेल्युलर होता है, एनिमल से यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, उनमें स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होता है लोकोमोशन के लिए, जबकि जो एनिमल्स है उनमें ऑब्वियसली लेग्स प्रेजेंट है, वो लेग्स के थ्रू लोकोमोशन कर सकते हैं. ऑल्सो ह्यूमन कैन रन बट प्लांट एंड ट्रीज कैन नॉट. जो ह्यूमंस है वो रन कर सकते हैं, जबकि प्लांट्स एंड ट्रीज रन नहीं कर सकते. तो ये किसका बेसिस था? ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का बेसिस था. By the way, it's a time for challenging question mark, and today's question is: will advanced organism will be same as complex organism? Why? क्या जो advanced organism है वो complex organism के similar होंगे? You have to answer why. And your time to start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, the advanced organisms will be same as complex organisms. Yes, जो advanced organism होंगे वो complex organisms के same होंगे. This is because there is a possibility that complexity in design will increase over the evolutionary time. जैसे जैसे evolution होगा, जो complexity है designs में वो increase होती जाएगी. Thereby, we can say that the advanced organism will be same as the complex organisms. So, what did we learn today? आज हमने क्या study किया? आज हमने study किया about all the things related to the classification and diversity in living organisms. We have studied need and advantages of classification. In next session, we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.